नमस्कार। देव हिस्टोरिक चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इतिहास के जानकार, हमारे खास मेहमान जो आज नाग वंश पर चर्चा करेंगे, डॉक्टर सूरजमल सितम जी। तो आइए एक मुलाकात, कुछ जानकारी डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, पिछली चर्चा में आपने बताया था नाग वंश पे कुछ प्रकाश डाला था। जी। हमारे दर्शक चाहते हैं कि आज उन पर थोड़ा विस्तार से बताएं। तो सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को और आपकी टीम को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने ऐसा काम शुरू किया है कि जो किसी ने नहीं किया आज तक। इतिहास की बहुत गुत्थियां सुलझाने का काम, सच इतिहास को सामने लाने का काम। आपके माइक पर भी लिखा, हम सच को छुपाते नहीं हैं, तो मैं भी सच को खोजता हूँ, उसे छुपाता नहीं हूँ। तो आपने ठीक प्रश्न किया, उसमें विस्तार से बात हो जाए तो दर्शकों के मन का भ्रम निकल सके। जी। तो हमने पीछे बताया था आपको कि असीरिया देश, फिलिस्तीन देश, इजराइल, सीरिया, गृह देश, नील नदी, काश्यप तट और नील नदी के तट पर भी नागों के राज्य बसे हुए थे। और इसके बाद अपने देश की बात करें तो कश्मीर में, गंधार में, पंजाब में, द्रविड़ में, लद्दाख, भूटान, तिब्बत, विदिशा, मथुरा और कुरु प्रदेश, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं मथुरा प्रदेश की। जो मथुरा प्रदेश के राजा थे नागों के, उनका कुछ इतिहास सिलसिलेवार सनवाइज मिलता है। जी, बताइए दर्शकों को। तो पहला था शेषनाग, जो 110 ईसा पूर्व से 90 ईसा पूर्व तक चला उसका राज्य। ईसा पूर्व का मतलब कलयुग, जब से कलयुग आरंभ होता तब की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद भोगिन एक नारी हुई सम्राज्ञी, वो 90 से 80 ईसा पूर्व तक चली। फिर रामचंद्र हुए 80 से 50 ईसा पूर्व तक चले। फिर धर्मचंद्र हुए 50 से 40 ईसा पूर्व तक चले। फिर बंगर थे, बंगर नाग 40 से 20 ईसा पूर्व तक। फिर भूतनंदी नाग आया, वो 20 से 10 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद जो शिशु नंदी आया 10 ईसा पूर्व से और 25 ईस्वी तक। ईसा मसीह के बाद जो सन होती है उसके 25 ईसा पूर्व तक राज किया। फिर यशनंदी 25 से 30 ईस्वी तक, और नवनाग 140 से 170 ईस्वी तक, और वीरसेन राजा थे 170 से 180 ईस्वी तक राज किया। ये वही वीरसेन हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि वीरसेन के एक पुत्र थे राजा नल, जिनकी बात इन्हीं के पुत्र थे। वो नागवंशी थे और उन्होंने भारत में कई शादियाँ और कई लड़ाइयाँ की, बंगाल तक भी किया। तो उसके बाद में जो एक है नाग हैं 210 से 245 ईस्वी तक। फिर एक भव नाग हैं 245-250 ईस्वी तक। फिर एक बहिन नाग है 250-260 ईस्वी तक। फिर चरण नाग हैं 260 से 290 ईस्वी तक। और एक भव नाग सेकंड जो हैं वो 290 से और 315 ईस्वी तक मथुरा में जिन्होंने शासन किया है। नागों की प्रणाली रही है। अच्छा सितम जी, क्या लंका में भी नागों की वंशावली थी? हाँ, लंका में भी, जहाँ रावण की लंका जिसे कहते हैं, जहाँ राक्षस लोग थे, जहाँ यक्ष लोग थे, किन्नर लोग थे, गंधर्व थे, चारण थे, भाट थे, बहुत सारी संस्कृतियाँ थी। तो उसमें भी नागों के शहर थे, नागों के शहर बसे हुए थे जो। जी। तो जब हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो लंका में नागों के राज्य का वर्णन विस्तार से मिलता है वाल्मीकि रामायण में। तो वाल्मीकि रामायण में जब पढ़ते हैं हम, सुंदर कांड आता है जी। तो उसमें सर्ग 56 और श्लोक 1 में वर्णन मिलता है कि वहाँ नागों के राज्य थे। उसके बाद अगला है सुंदरकांड में 57 सर्ग और श्लोक 1, उसमें भी नागों का वर्णन मिलता है। उसके बाद युद्ध कांड पढ़ते हैं तो सर्ग 50 में श्लोक 137 में भी नाग वहाँ पाए गए हैं, उनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में हुआ है। उसके बाद है किष्किंधा नगरी, जो लंका से पहले पड़ती थी, जहाँ सुग्रीव बाली की नगरी थी यहाँ उस समय। तो वहाँ भी एक नाग नाम की सम्राज्ञी थी जिसका नाम था सुरसा। वो नागों की माता थी सुरसा। हनुमान जी से मिले थे और कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने बड़ा रूप धारण कर लिया, मुख हो गया, वही सुरसा। तो नाग नामान थी। और इसका वर्णन सुरसा का मिलता है युद्ध कांड सर्ग 58 श्लोक 2 में मिलता है वाल्मीकि रामायण। उसके बाद एक बाहिलिक देश था किष्किंधा से मिला हुआ, जहाँ अधिकतर बंदर जैसे लोग, वानर लोग मिलते थे। वो बंदर नहीं थे, वानर, वन में रहने वाले नर,
वो वानर थे, उन्हें लोग बंदर कह दिया। इस तरह मिलता तो भाई लिख दे इसमें। उत्तरकांड पढ़ते हैं, सर्ग 87 और श्लोक 5 और सर्ग 88 श्लोक 14 में मिलता है कि वहाँ नागों के राज्य थे। उसके बाद जब अयोध्या है, जहाँ राम थे, जहाँ की बात सारी घटनाएं हैं ये, तो सरयू के तट पर जब उत्तरकांड पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण का, तो 110 सर्ग में 14वां श्लोक है। वहाँ पर नाग लोग उस समय रामचंद्र जी के साथ गए जब वो अंतिम स्वरूप में समाने के लिए सरयू पर पधारे थे। उसके बाद एक पाताल देश है जिसे आज दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका बोला जाता है, वो पाताल देश। तो वहाँ भी नागों के राज्य थे। उत्तरकांड सर्ग 97 श्लोक 18, सर्ग 98 श्लोक 14, दोनों श्लोक बताते हैं कि जब सीता जी को ले जाने से मना कर दिया श्री राम ने, तो समनों ने कहा, हे धरती माता, यदि मैं सती हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अपने आचार्य सही आचरण में रही हूँ, तो मुझे अभी जगह दे दे, मुझे संभाले। तो तभी जगह धरती फटी और कहते हैं कि पाताल लोक से जो सिंहासन आया उसमें नाग लोग ही उस सिंहासन को कंधे पर उठाए हुए थे, सीता जी उसमें बैठ कर गए। तो ये नागों का लंका का वर्णन था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है आपसे। जी जी। भगवान शंकर ने अपने गले में नाग धारण किए हुए हैं। अच्छा। तो क्या भगवान शिव का भी नागों से कोई संबंध था? हाँ, आपने सही क्वेश्चन किया। ये उठना चाहिए था क्वेश्चन, बहुत पहले से उठना चाहिए था। कि अक्सर आप देखते हैं जितने भी भगवान शंकर के, भगवान शिव, स्वयंभू, शंभू और महादेव, कैलाशपति, ये सब नाम हैं। तो उनमें जहाँ भी देखोगे आप, शिव के गले में नाग पड़ा हुआ है, कहीं बाजू में भी लिपटा हुआ है, कहीं यहाँ भी लिपटा हुआ है, कहीं ऊपर भी है। तो ये नाग चिन्ह है, इससे पता चलता है कि वो नागवंशी थे। क्योंकि मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि जो नागों की एक अलग से कुछ पहचान थी, और पहचान ये थी कि वहाँ के जितने भी राजा थे तो अपने पगड़ी पर, अपने मुकुट पर 7 फन या 5 फन नाग के गत्ते जैसी चीज़ के लगाया करते थे। और पर्व पर, फंक्शंस पर वो लोग भी जब भी लगाते थे, अपने जितने भी अवसर आते थे। और उनकी नारियाँ 3 फन लगाती थी नाचने कूदने के जब भी अवसर आते थे। और माथे पर वो ऐसे लहरती, मतलब नाग जैसी बिंदी यहाँ काले रंग की धारण करती है, उनकी अलग पहचान थी। जब हम इसी परिप्रेक्ष्य में लें अगर कि वो नाग के फन लगाते थे, तो भगवान शिव भी नागवंशी थे। सबसे पहले जो उनकी मूर्तियाँ बनी उसमें सिर पर ही नाग फन थे लगाए हुए, और उनकी पहचान थी जिससे, क्योंकि वो उस क्षेत्र के राजा भी थे, उस क्षेत्र के मतलब जो संभालने वाले जो उनके मुखिया थे वो भी थे। बाद में क्या किया, जब मूर्तियाँ बनने लगी, चित्र बनने लगे, तो लोगों ने उस नाग को वहाँ से हटा के और गले में लिपटा दिखा दिया। और बल्कि अब भी आपको मिल जाएगा, जूड़े पर जो लगा हुआ नाग मिलता, वो उसी की ओर संकेत करता है कि पगड़ी पर, जूड़े पर ये लोग ऋषि लोग और संत लोग जितने हुए, ये तपस्या वार करने वाले, ये जूड़ी पर लगाते थे और राजा लोग अपनी पगड़ी पर लगाते थे। बहुत अच्छी जानकारी। और एक अंतिम सवाल जी। हमारे धर्म में एक पर्व मनाया जाता है जिसको कहते हैं नाग पंचमी। जी। तो नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? हाँ, ये भी शर्मा जी आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि नाग पंचमी सुनते तो हैं लोग, ग्रंथों में, शास्त्रों में, पंचांगों में आता है, उसे जानते रहिए कहाँ से हुआ, क्या हुआ। वो सोचते हैं शायद नागों को हम दूध पिलाते हैं, ऐसा नहीं है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, एक दाहक राजा हुए थे इनके, जो द्रविड़ से हार कर उत्तर भारत में आए, तो उन्होंने अपना राज कायम किया। और एक नाग उनका शुभ चिंतक था, उसकी छाया करी थी, उन्होंने चादर पर बनाकर उसे अपना ध्वज बनाया, और तब से वो नाग का चिन्ह अंकित करने लगे, झंडे पर भी, जूड़ी पर भी और पगड़ी पर भी लगाने लगे। तो वो दिन जो था, जो छाया करी पर्वत पर सोते हुए राजा की दाहक की, वो दिन था सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी जी। और उन्होंने कहा यही दिन मेरे लिए शुभ है, मेरा राज कायम होगा। तो उस दिन से अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में उसने मनादी पटवा दी कि नाग पंचमी का सब बनाएंगे। तो नाग पंचमी आप देखें, हमारा मेरठ, मुजफ्फरनगर में देखें आप, आज भी लोग नाग पंचमी मनाते हैं। तो आटे की सर्पाकत्री बनाते हैं, 5-7 बनाते हैं, आटा रखते हैं और हल्दी रखते हैं, चना रखते हैं, दूध रखते हैं, फूलों से उनकी पूजा की जाती है। कौन लोग मनाते हैं ये? मुजफ्फरनगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन मनाते हैं? वही लोग जो नागवंशियों के वंश आज भी मौजूद हैं। अब वो अपने से छोड़ नहीं रहे, उसे बराबर करते चले आ रहे। तो ये नाग पंचमी का रहस्य है। सीतम जी, हालांकि मैं कह चुका हूँ कि अंतिम सवाल, हाँ,
लेकिन फिर भी मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि जब आपने नागों की संस्कृति अलग बताई है, जी जी जी। तो उनकी भाषा भी अलग होगी, हाँ बिल्कुल। तो वो कौन सी भाषा है? अच्छा अच्छा। हाँ, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हाँ, बताइए। ये भी अच्छी बात आपने की देवस्टिक चैनल से, जो कोई नहीं उठाता इस बात को। तो पहले जो प्रारंभिक प्रदेश थे इनके, उधर से मथुरा, पंजाब वगैरह ये सब थे जितने, तो उधर से द्रविड़ प्रदेश सबसे भारी प्रदेश था, ज़्यादा बड़ा था, सबसे बड़ी राजधानी थी इनकी। तो द्रविड़ प्रदेश से एक शाखा हमारे उत्तर भारत में चली आई। तो जो द्रविड़ थे उनकी भाषा थी द्रविड़, और द्रविड़ भाषा जब संस्कृत में उसका अनुवाद किया गया तो संस्कृत में लिखा गया द्रविड़ से दमिल, दमिल, और आज बोलते बोलते तमिल कहते हैं। तो तमिल वही प्रदेश है, उस तमिल भाषा बोलते थे। जो हमारे उत्तर भारत में चली आई जो शाखा, वो अपनी भाषा को भूलते चले गए। हमारे यहाँ आर्यों की भाषा थी, संस्कृत लागू थी, उन्होंने संस्कृत सीख लिया और संस्कृत से चिपट गए वो, तो उनकी भाषा संस्कृत रही। और दो भाषाएं जिनमें इनकी अपनी भाषा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जी जी जी। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट्स करके बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।